हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर साइंस मेंटर इज़हारुद्दीन और आज हम इलेक्ट्रिसिटी का एक और नया टॉपिक लगाएंगे और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, आप जब हायर स्टडी करेंगे 12th स्टैंडर्ड वगैरह में जाएंगे तब भी आपको ये टॉपिक मिलने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर आज आप ये टॉपिक सीख लेंगे तो गारंटी देता हूँ कि 12th में आपको ये बहुत ही ईजी लगने वाला है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठिए, जितने नोट्स मैं लिखवाऊंगा उनको लिखिए 1 by 1। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्लियर? टॉपिक का नाम डालिए इलेक्ट्रिक चार्ज। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी का और क्लास 10 साइंस है और साइंस के अंदर ये फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो देखिए, फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नॉलेज। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तो फिजिक्स सब्जेक्ट आपके समझ में नहीं आने वाला है। नॉलेज मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें हमें देखने को कहाँ मिलती हैं। अगर ये पता नहीं है आपको तो फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज हमें कहाँ देखने को मिलता है? एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप किसी कॉम को ड्राई डे में क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम गर्मी पड़ती हो, बिल्कुल मौसम बिल्कुल ड्राई हो एकदम से, और जब आप कंघे से इसको कॉम करते हैं ना, बाल को कॉम करते हैं, उसके बाद आप इसके हाथ के पास लेकर आएंगे तो बाल क्या होते हैं इसके इधर से उधर मूव करते हैं। या किसी कागज़ के टुकड़े के पास लेकर आते हैं तो क्या होता है, वो कागज़ के टुकड़े उससे जाकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब ये हमें प्रैक्टिकली हमें दिख रहा है। अब ये हो किसकी वजह से रहा है? अरे बस में वो से ये पता चल रहा है कि जब भी हम कॉम को ड्राई डे में कॉम करेंगे तो होता क्या है, उससे उस कॉम के ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। अब देखो, यहीं पर ये बात आ गई कि वहाँ पर क्या आ गया, कॉम के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। अब हमें यही डिटेल में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आ गया। क्लियर? लेकिन मैं इससे पहले एक बात बता दूँ कि चार्ज को मैं 2 पार्ट में कैटेगराइज करूँगा। एक वो वाला चार्ज होगा जो स्टैटिक होगा, बराबर, और एक वो वाला चार्ज होगा जो मूविंग होगा। कैसा होगा? मूविंग। इस चैप्टर के अंदर हमें जो स्टडी करना है वो कौन से चार्ज के बारे में स्टडी करना है? मूविंग के बारे में। लेकिन चार्ज को अगर डिफाइन करना है तो उसको बताना पड़ेगा तुम्हें किस फॉर्म में, स्टैटिक फॉर्म में। जैसे अभी कॉम वाला केस था। कॉम वाले केस में क्या होता है कि जब भी आप कॉम करेंगे हेयर को ड्राई डे में तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। अब क्या मतलब है इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, वही हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो देखिए क्या होता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जैसे सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281। क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो ये कितना हो गया? 287। क्लियर? अब देखिए, आपने कॉम को क्या किया, मतलब हेयर कॉम किया। अब हेयर कॉम करने से क्या हुआ, वो कॉम एक मटेरियल है, मतलब मास है, उसके अंदर पार्टिकल हैं। पार्टिकल है मतलब एटम है, उसके अंदर एटम है तो डेफिनेटली उसके अंदर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो मैंने उस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है। क्या? एक सोडियम और एक क्लोरीन। अब जरा सोचिए, ये सोडियम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? 2 8 कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। तब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? Na+। मतलब ये कैटाइन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज? इस केस में अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं? 11, और प्रोटॉन कितने हैं? 11। क्लियर? यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे इसके अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10 रह गए। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज ज़्यादा है? +1 ज़्यादा है ना इसमें। तो इलेक्ट्रॉन के जाने से कोई भी एटम जहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो कैसा हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। बराबर? दैट इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम पर अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो वो कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्लियर? अब देखो, हम धीरे धीरे चार्ज के ऊपर आ रहे हैं। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, देखिए अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17, और प्रोटॉन कितने हैं? 17। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? 288, और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18, और प्रोटॉन कितने हो गए? 17। तो कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है? 18 वाली ज़्यादा है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। बराबर? तो चार्ज होने का मेन रीज़न क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से वो एटम या वो मास या वो पार्टिकल या वो एलिमेंट क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी पार्टिकल पर अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्लियर। तो ऐसा होने से अगर कोई बॉडी चार्ज बॉडी हो जाती है तो वो क्या करती है, दूसरी चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करती है या क्या करती है, रिपेल करती है। तो बताइए ज़रा, अगर आपके पास कोई बॉडी ए है, अभी इसके अंदर एटम्स हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या ये दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करेगी? देखिए अट्रैक्ट तो कर सकती है, क्योंकि आपने ग्रेविटेशनल रूल पढ़ा है। ग्रेविटेशनल रूल के अंदर क्या होता है, दो बॉडी का मास को लेकर आपने एक रूल पढ़ा था, ए और बी, एफ इजिकल टू किसके बराबर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये फोर्स जो होता है बहुत स्मॉल फोर्स होता है, ये अपना नेक्ड आई से आप इसको नहीं देख सकते कि कितना फोर्स लग रहा है, बट इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ। देखिए अगर ये बॉडी न्यूट्रल है तो ये किसी दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रिकली फोर्स नहीं लगाएगी, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज़ किया है। अब इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये दूसरी बॉडी वो भी चार्ज बॉडी होना चाहिए, उसको क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है, रिपेल कर सकती है। तो अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला है तो इसे क्या करेगी, रिपेल करेगी। और अगर ये बॉडी नेगेटिव है सी वाले तो इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो दूसरे मटेरियल को क्या करे, अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, नोट्स लिखवाऊंगा मैं आपको। इलेक्ट्रिक चार्ज होती है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब इंट्रिंसिक का मतलब बॉडी के अंदर ही मौजूद होती है। उसको चार्ज बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। रबिंग का क्या केस है कि अगर आप किसी ग्लास रॉड को, घर पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ग्लास रॉड को किसी सिल्क क्लॉथ से, किससे, सिल्क क्लॉथ से अगर आप क्या करेंगे, इसे रब करेंगे तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन उठकर सिल्क क्लॉथ पे चले जाते हैं। तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर, ऐसा एक्सपेरिमेंट आप घर पर कर सकते हैं। तो ये जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है ग्लास रॉड पर और सिल्क क्लॉथ पर, ये क्या हुआ है, ये स्टैटिक चार्ज है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ चले गए और यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। दीज आर द स्टैटिक चार्ज। और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे प्लास्टिक रॉड है। कौन सी रॉड, प्लास्टिक रॉड, जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, वो सिरिंज जो होती है उसे प्लास्टिक रॉड मान लो। और ये कैट्स फर है, बिल्ली की खाल है ये कैट्स फर, ठीक है। इस पर आप रगड़ेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप बोलेंगे सर ये कैसे आया, तो ये एक्सपेरिमेंट किए थे बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने, तो उन लोगों ने यहाँ से पता लगाया था कि चार्ज बॉडी कैसे की जाती है। तो उसमें एक मेथड होता है रबिंग। तो बाय रबिंग आप क्या कर सकते हो, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। बट इस केस में जो आपको चार्ज मिलेगा वो चार्ज कैसा होगा, स्टैटिक चार्ज होगा। क्लियर। अब होता क्या है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इधर से उधर, फॉर एग्जांपल यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पर, तो कितना चार्ज वहाँ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये मैग्नीट्यूड है वन इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। अगर आप नेचर की बात करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, और इतना ही चार्ज इस पर रह जाएगा। तो वो प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर होगा, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर। अगर मैं दोनों चार्ज को ऐड करूं, देखिए पहले ना तो ग्लास रॉड चार्ज थी ना ही सिल्क क्लॉथ चार्ज था, तो दोनों का नेट चार्ज किसके बराबर था, 0 के बराबर। लेकिन जैसे ही हमने रब किया इसको तो इसके ऊपर भी चार्ज आया और इसके ऊपर भी चार्ज आया, तो टोटल चार्ज किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 4। जैसे फॉर एग्जांपल प्लस का 4e आया यहाँ पर, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पर उतना ही क्या आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उतने ही प्रोटॉन इधर आ जाएंगे। क्लियर। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4e, तो कट कर फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो किसी बॉडी का नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आप इस तरह बात करेंगे तो चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है, कंजर्व, मतलब जो चार्ज पहले होता है जनरेट करने से पहले, वही चार्ज क्या होता है, बाद में होता है। तो नेट चार्ज इसका क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्लियर। अब देखिए, तो किसी बॉडी पर जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब होता है जो चीज़ टुकड़ों में मिलती है, बराबर टुकड़ों में मिलती है, उसे हम डिस्क्रीट फॉर्म बोलते हैं, या उसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं उसे? क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं मैं आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी रोड पर 5-6 गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई हैं, जैसे ये, बराबर। अब ये गाड़ियां जो हैं, अगर आप थोड़ी सी ऊंचाई से देखेंगे तो चारों गाड़ी आपको अलग अलग दिखाई देंगी। अगर आप ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाएंगे तो ये चारों गाड़ी कैसे दिखाई देंगी? एक लाइन में दिखाई देंगी। तो इस देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो ये क्वांटाइज है, मतलब अलग अलग पैकेट्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और यही चीज़ अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो ये कंटिन्यू दिखाई देगा। तो चार्ज जो होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब कि आप उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, जब किसी बॉडी पर आप नेट चार्ज निकालते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से 1 2 3 4 ए बॉडी से 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बी बॉडी पर आ गए, 1 2 3 4 5। तो ए से बी पर 5 इलेक्ट्रॉन गए तो बी पर कितना चार्ज आ गया? तो देखिए, जब 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। क्या इलेक्ट्रॉन आने से? 1 इलेक्ट्रॉन आने से। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए यहाँ से? 1 2 3 4 5 हुए हैं। तो टोटल चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? 5 × 1.6 × 10⁻⁻19। इस तरह से आप चार्ज की वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही टफ है। कैसे? कि आप इतनी माइक्रोस्कोपिक लेवल चीज़ को आप किस तरह से मतलब ऐड कर सकते हैं। तो यही तो साइंटिस्ट लोगों ने बताया था स्टडी करके, क्या कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 या ई का मल्टीपल होगा, बराबर। ये चार्ज मिनिमम हो गया किसी बॉडी पर। अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? Q = ±NA। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चार्ज। चार्ज का अगर मैं यूनिट बोलूँ तो चार्ज के बारे में कूलम ने बताया था। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, बराबर। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। लेकिन इस चैप्टर के अंदर 10th स्टैंडर्ड के अंदर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट पढ़ना है। तो करंट जो होता है वो स्टैटिक चार्ज की वजह से नहीं होता है। क्लियर? चार्ज हमेशा अगर मूविंग होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है? प्रोड्यूस हो सकती है। तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ करंट, कि करंट कैसे फ्लो होता है। तो करंट चार्ज के फ्लो होने से होता है। क्लियर? तो यहाँ पर चार्ज के बारे में मैंने बहुत सा एक्सप्लेन किया है, लेकिन चार्ज यहाँ पर हम कौन सा वाले लेंगे? मूविंग वाला। तो मूविंग चार्ज जो होता है वो किसी कंडक्टर के अंदर होता है। क्लियर? और जो स्टैटिक चार्ज होते हैं वो कंडक्टर के ऊपर भी हो सकते हैं और इंसुलेटर के ऊपर भी हो सकते हैं। क्लियर? तो इंसुलेटर में पर्टिकुलर जगह पर चार्ज एक्यूमुलेट होता है और कंडक्टर पर पूरी सरफेस पे, इसकी पूरी सरफेस पे, अंदर नहीं, इसके सरफेस पे क्या हो जाता है? यूनिफॉर्मली एक्यूमुलेट हो जाता है। और ये जितना हिस्सा आप रब करेंगे उतने हिस्से पर चार्ज क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है। क्लियर? लेकिन कंडक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। क्लियर? ये सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबको इकट्ठा करके आप क्वांटाइज कर दीजिए, क्वांटाइज फॉर्म में लिख दीजिए Q = NA। तब वो आपको क्या मिल जाएगा? वहाँ से चार्ज मिल जाएगा। क्लियर? लेकिन इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है। क्लियर? तो अभी हमने चार्ज के बारे में जो बातें की हैं उसको 1 by 1 लिखते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए। इलेक्ट्रिक चार्ज। जितना मैंने आपको बताया है, मैं गारंटी देता हूँ कि 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपको ये बहुत ही सिंपल लगने वाला है चैप्टर, क्योंकि बच्चों को 10th में नहीं पढ़ाया जाता है तो 12th में कहाँ से समझ में आएगा। क्लियर? थोड़ा 10th में पढ़िए, और ये 10th के अंदर दे रखा है NCERT बुक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक चार्ज, बराबर। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लिखेंगे, लिखो अ चार्ज इज़ अ फिजिकल एंटिटी। अ चार्ज इज़ अ फिजिकल एंटिटी, बराबर। लेकिन अ चार्ज इज़ अ फिजिकल एंटिटी विच इज़ डिफाइंड बाई लिखिए विच इज़ डिफाइंड बाई एक्सिस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किस पर? ऑन अ बॉडी।
किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना या कमी होना, डेफिशिएंसी होना, किस बात की दलील है या किस बात को बताता है वो कि बॉडी चार्ज बॉडी है। बराबर, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ से अ बॉडी इज सेड टू बी, अ बॉडी इज सेड टू बी, लिखिए अ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड इफ, बताइए क्या होगा, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल ले देंगे, एग्जाम्पल कौन सा, प्लास्टिक रॉड, कौन सा एग्जाम्पल, प्लास्टिक रॉड। ये याद करिए क्योंकि आप 10th में याद होगा तभी तो 12th में मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। लिखिए प्लास्टिक रॉड रब्स विद कैट्स फर, कैट्स फर एक्वायर्स कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लिख लीजिए। बराबर, अच्छा अब यही बात हम पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखेंगे। अब इसमें अ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिव चार्ज, अब हम लिखेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड इफ इट लूजेस, है ना, क्या लिखेंगे, इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। बराबर, लिख लीजिए। एग्जाम्पल इसका बताइए, अ ग्लास रॉड रब्स विथ सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ्स एक्वायर्स, सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स या एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये प्रैक्टिकली प्रूफ है कि ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज़ कर देता है। ठीक है, चलिए और बात करेंगे। द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, और शॉर्टकट में इसे किससे दिखाते हैं, कैपिटल सी से। बराबर, नोट कर लीजिए इसे। क्वांटाइजेशन की बात कर लेते हैं। द टोटल चार्ज, मतलब कभी भी चार्ज की बात आएगी तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू एन ही लिखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, चलिए लिखो, द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी, एक्वायर्ड बाय अ बॉडी, लिखिए द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब इंटीजर का मल्टीपल, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से चार्ज क्या होता जाता है, एडअप होता चला जाता है। इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, लिखिए इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। जितना 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसके मैग्नीट्यूड का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। सो लिख देंगे देयरफॉर Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ए। तो चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, नोट कर लीजिए इसे, है ना। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। क्या कहलाता है ये, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और देखते हैं चार्ज के बारे में क्या लिखेंगे। मैग्नीट्यूड, दिख रहा है ये कैमरे में, हाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ, या लिखेंगे ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पर मैग्नीट्यूड कितना होता है, ई के बराबर, और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, सो देयरफॉर चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स
चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर हो जाएगा, Q इज इक्वल टू NE। ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है चार्ज का। अगर आप नेचर लेना चाहेंगे तो क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ही लिख लीजिए और ये किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर। अब देखिए होता क्या है कि जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो हमेशा पेयर में चार्ज आता है। अगर एक प्लस आ रहा है तो पक्का दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जहाँ जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन वन प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएगा, E इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब ये बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी बॉडी से हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र हो सकता है। आरी बात समझ, कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होता है क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो इट इज़ नॉट इजी टू ट्रांसफ़र द प्रोटॉन टू अनदर बॉडी। क्लियर। बने रहे एपी अड्डा के साथ। जितनी भी बातें मैंने लिखवाई हैं आप प्लीज़ इनको याद करिए। और चार्ज होता क्या है बताइए मुझे, चार्ज क्या होता है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, किसी भी बॉडी की। वो चार्ज कब होगी, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इफ़ इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन देन कौन सा चार्ज बॉडी हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी। एंड इफ़ इट गेन इलेक्ट्रॉन तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और इन वन स्टेटमेंट इफ़ आई विल से दैट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। बाय, गुड नाइट।